बात करते हैं पार्लियामेंट के सेकंड वाले यूनिट की। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द फिक्स स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की फिक्स स्ट्रेंथ क्या है? तो राज्यसभा की फिक्स स्ट्रेंथ है 250। सेकंड क्वेश्चन, राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 250 मेंबर्स, जिसमें से 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। थर्ड वाला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स इज बेस्ड ऑन, मतलब राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा में वो किस बेसिस पर होता है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। जितना ज़्यादा राज्य की पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा मेंबर्स होंगे उस राज्य के राज्यसभा में। जैसे यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो यूपी की अराउंड 31 मेंबर्स हैं राज्यसभा के अंदर। चौथा वाला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा। ऐसा कुछ नहीं है, यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट किया जाता है। दिल्ली से भी किया जाता है, दिल्ली से 3 मेंबर्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर से 4 मेंबर्स हैं, पौंडीचेरी से 1 मेंबर हैं। तो यस, यूनियन टेरिटरी से रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। फिर कह रहा है जो इलेक्शन का डिस्प्यूट होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखता है। नहीं, इलेक्शन का अगर डिस्प्यूट हो जाएगा तो वो कोर्ट देखेगी, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट देखेगी। थर्ड वाला, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली। नो, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर बनती है हमारी पार्लियामेंट। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर हैं या फिर राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो कौन इलेक्ट करता है? तो वो हमारे एमएलएज इलेक्ट करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। सिक्स वाला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट राज्यसभा। इनमें से क्या चीज़ करेक्ट है राज्यसभा के लिए? पहला, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये डिजोल्व नहीं होती। हाँ करेक्ट, ये डिजोल्व नहीं होती। डिजोल्व का मतलब होता है सभी मेंबर की मेंबरशिप एक साथ ख़त्म हो जाना, तो उसे बोलते हैं डिजोल्व। लेकिन यहाँ पे तो क्या होता है, 1/3 मेंबर हर 2 साल के अंदर रिटायर होते हैं, तो हमेशा ये हाउस कंटिन्यू रहता है, कभी भी ये हाउस खाली नहीं होता, तो ये डिजोल्व नहीं होता। इट हैज़ ए टर्म लिमिट ऑफ 5 ईयर्स, नहीं, इसका टेन्योर 5 ईयर्स नहीं होता, इसका टेन्योर 6 ईयर्स होता है। फिर द मेंबर शेल नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, नहीं, मेंबर होना चाहिए एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज इसके अंदर। सेवेंथ वाला क्वेश्चन देखते हैं, द काउंसिल ऑफ द स्टेट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। करेक्ट, रीजन कह रहा है 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। करेक्ट, तो वो बता रहा है कि हाँ, काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी जो काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा है, वो डिसॉल्व क्यों नहीं होती है? क्यों? क्योंकि सारे मेंबर एक साथ रिटायर नहीं होते, 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं हर 2 साल के अंदर, इसलिए लोग बचे रहते हैं, हाउस चलता रहता है, तो डिसॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ द स्टेट। टेन्योर कितना होता है? 6 साल होता है। नाइन्थ वाला क्वेश्चन, इनमें से क्या चीज़ करेक्ट है रिगार्डिंग राज्यसभा? 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर, हर 2 साल के अंदर 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं उसके। 10 वाला कह रहा है मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड, राज्यसभा के मेंबर सिलेक्ट होते हैं कितने सालों के लिए? फॉर 6 ईयर्स। 11 वाला भी तुमको पता है, 12 वाला भी तुमको पता है। 13 वाला, राइट टू डिसॉल्व राज्यसभा, राज्यसभा को डिसॉल्व करने की पावर किसके पास है? किसी के पास नहीं है। 14 वाला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राज्यसभा इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राज्यसभा के बारे में करेक्ट है? इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये डिसॉल्व नहीं होती। हाँ, डिसॉल्व नहीं होती। इट्स मेंबर इज चूजन बाई डायरेक्ट इलेक्शन, नो, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 15 वाला, हाउ इज राज्यसभा डिसॉल्व, राज्यसभा डिसॉल्व कैसे होती है? होती ही नहीं है। 16 वाला सेम क्वेश्चन। 17 वाला, हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं और 4 फील्ड से। 4 फील्ड कौन सी हैं? लिटरेचर है एक, तो साहित्य, दूसरा है साइंस, साइंस हो गया, साहित्य हो गया, फिर आर्ट हो गया, आर्ट में सारी चीज़ें आ जाती है, स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ आ जाती है। फिर सोशल सर्विसेज, सामाजिक आपकी सेवाएं कैसी थी? लिटरेचर, साहित्य, विज्ञान और कला, साहित्य, कला, विज्ञान और सोशल सर्विस। 18 वाला, प्रेसिडेंट में नॉमिनेट इन काउंसिल ऑफ स्टेट टोटल हाउ मेनी मेंबर्स? 12 मेंबर्स। साहित्य, ठीक है ना, विज्ञान, साइंस, उसके साथ में लिटरेचर, फिर आर्ट, फिर सोशल सर्विस, 4 ही फील्ड है। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द क्वालिफिकेशन टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो।
should be at least 30 years of age. Yes. Should be registered as a voter on the list of voter in the state from which the candidate is to be elected. No. ज़रूरी नहीं है कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और वहीं से मेरा वोटर आईडी कार्ड बना होना चाहिए. अगर मैं दिल्ली का निवासी हूँ तो भी मैं यूपी में आके राज्यसभा चुनाव लड़ सकता हूँ. याद रखिएगा, सिर्फ ये होना चाहिए कि हाँ मैं एक वोटर हूँ. ज़रूरी नहीं है अगर मैं यूपी से राज्यसभा मेंबर चुन के जाऊँगा तो मुझे यूपी का ही वोटर होना चाहिए. नहीं, मैं कहीं ऑल इंडिया कहीं का भी वोटर हो सकता हूँ और कहीं से भी राज्यसभा में चुना जा सकता हूँ. थर्ड वाला, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट. हाँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? जब भी हम राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं तो हमें पहले से, अगर हम किसी सरकारी पद पर हैं, जैसे किसी मतलब कोई और पोस्ट है सरकार के अंदर जिस पे हम विराजमान हैं, विराजमान से मतलब जहाँ हम बैठे हुए हैं, तो हमें वो वाली पोस्ट छोड़नी पड़ती है. उसके बाद में चुनाव लड़ना पड़ता है. 20 वाला, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी ए कैंडिडेट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट. मिनिमम एज कितनी रिक्वायर्ड है? मिनिमम एज 30 रिक्वायर्ड है. 21 कह रहा है, द फर्स्ट एक्ट्रेस टू बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा. कौन सी एक्ट्रेस थी जो कि राज्यसभा में पहली बार आई थी? नरगिस. ये संजय दत्त की मम्मी का नाम है नरगिस दत्त. कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. ओके. 22 वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर इन द स्टेट लिस्ट. इनमें से क्या चीज़ सही नहीं है? पावर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के पावर के दायरे के हिसाब से. पार्लियामेंट कब कब राज्य की सूची में जो सब्जेक्ट हैं उस पर लेजिस्लेशन या फिर लॉ लेके आ सकती है. मैंने बताया था ना 5-6 कंडीशन थी. पहला कंडीशन था कि राज्यसभा स्पेशल रेजोल्यूशन या स्पेशल मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करे और रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट को या फिर केंद्र सरकार को कि प्लीज़ आप इस सब्जेक्ट पे जो कि राज्य की सूची का है इस पे लॉ बनाइए. दूसरा क्या था? दूसरा ये था जब प्रेसिडेंट्स रूल लग जाए. तीसरा ये था जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट खुद रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ केंद्र सरकार आप इस वाले सब्जेक्ट पे हमारे लिए लॉ बना दीजिए. चौथा क्या था? चौथा ये था जब भी कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है तो उस केस में बना सकती है. पांचवा क्या था? जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी जब बना सकती है. तो इतने सारे तरीके थे जो हमने पढ़ लिए थे. तो इसमें ऑप्शन डी कह रहा है, ओनली द राज्यसभा कैन मेक लॉज इन रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट. इनमें से क्या गलत है ये पूछ रहा था. तो डी, राज्यसभा लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट पे अगर नेशनल इंटरेस्ट में है तो. गलत. अगर लॉ बनाएंगे तो दोनों साथ में मिलके बनाएंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों मिलके. जो मैंने बाकी तुमको थ्योरी समझाई थी वो ABC में लिखी हुई है. 23, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ a resolution to that effect is passed by Rajya Sabha by majority of not less than 2/3 of its member present and voting. देखो वही है कि पार्लियामेंट को अगर कोई लॉ बनानी है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर तो उसको क्या चाहिए कि एक रेजोल्यूशन पास करे, राज्यसभा रिक्वेस्ट करे और वो पास कितने बहुमत से होना चाहिए? 2/3 बहुमत और प्रेजेंट एंड वोटिंग से होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? Which article of the Constitution empowers the Parliament to legislate on the subject of the state list? State list, राज्य की सूची के अंदर कोई सब्जेक्ट विषय के ऊपर अगर केंद्र को या फिर पार्लियामेंट को लॉ बनानी है तो कौन सा आर्टिकल उसको इजाज़त देता है? तो आर्टिकल 249 देता है. याद रखना 249 पूछ लिया जाएगा. ये 249. अब देखते हैं 25 वाला क्वेश्चन. द राज्यसभा हैज़ नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल. बिल्कुल, वो रिजेक्ट नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती. दूसरा, राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट. जब भी बजट के लिए डिमांड्स मांगी जाती हैं उसमें राज्यसभा वोट नहीं कर सकती है. हाँ करेक्ट. राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. राज्यसभा बजट को डिस्कस नहीं कर सकती है. नहीं, डिस्कस तो कर सकती है लेकिन उस पर वोट, मतलब कितना पैसा देना है कितना नहीं देना उस पर वोट नहीं कर सकती है और रिजेक्ट नहीं कर सकती है मनी बिल को. उसके बाद में फिर 26 वाला क्वेश्चन है, असर्शन रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा आफ्टर मनी बिल इज पास बाई लोकसभा एंड ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा हैव
टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा विद इन 14 डेज। गलत बता रहा है। गलत इसलिए बता रहा है क्योंकि अगर एक बार लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने मानना है तो मानेगी, नहीं मानना है तो 14 डेज़ के अंदर अंदर अपने आप पास हो जाएगा राज्यसभा से। लोकसभा के पास में फुल अथॉरिटी है कि वो जो चाहे वो वाला बिल बनाएगी मनी बिल के अंदर, और राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती। राज्यसभा को अगर चेंज करना है तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती है लोकसभा से, लोकसभा नहीं मानेगी और उसके बाद में राज्यसभा से खुद ब खुद 14 दिन के अंदर अंदर मनी बिल पास हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकती राज्यसभा सिवाय रिक्वेस्ट के। 27 कह रहा है इनमें से कौन सा बिल है जो कि पहले नहीं इंट्रोड्यूस होगा राज्यसभा में। पहले कौन सा बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता? मनी बिल। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। 28 वाला, व्हाट विल फॉलो इफ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय राज्यसभा। क्या होगा अगर मनी बिल को अमेंड कर दिया गया है राज्यसभा के द्वारा? कुछ नहीं होगा। अगर लोकसभा मान जाएगी उस अमेंडमेंट को तो पास हो जाएगा, नहीं मानेगी तो भी पास हो जाएगा लोकसभा वाला वर्जन, राज्यसभा का रिजेक्ट हो जाएगा। तो लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। 29 वाला कह रहा है इनमें से क्या एक्सक्लूसिव पावर होती है लोकसभा की। लोकसभा के पास क्या बहुत एक अलग तरीके की पावर्स होती हैं जो राज्यसभा पे नहीं होती। पहला, मनी बिल फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द हाउस ऑफ द पीपल। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, बिल्कुल करेक्ट, मतलब इंट्रोड्यूस हो सकता है। दूसरा, रिगार्डिंग द रिजेक्शन और द अमेंडमेंट ऑफ मनी बिल, बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर सकती राज्यसभा, और लोकसभा जैसा चाहेगी वैसा बिल बना के अमेंड करवा लेगी या पास करवा लेगी। थर्ड वाला, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मिनिस्टर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होती है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं होती है। चौथा वाला, कंसर्निंग द क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है, दैट मीन्स IAS ऑफिसर जिसे बनाए जाते हैं या फिर कोई और ऑल इंडिया सर्विसेज बनाई जाती हैं, तो उनके लिए बोला गया है, उनके लिए जो पावर्स हैं वो लोकसभा की अलग है, राज्यसभा की अलग है। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों की सेम है। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात आती है तो दोनों के पास सेम पावर्स होती हैं, मतलब मनी बिल के अलावा कुछ भी होता है तो दोनों के पास सेम पावर्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। इसमें से सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की कौन सी पावर्स हैं? टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन इमरजेंसी, नहीं, ये दोनों हाउस मिलके तय करते हैं। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हमें विश्वास नहीं रहा है एग्जीक्यूटिव में, हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर होता है, राज्यसभा में नहीं होता। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ओनली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा ओनली। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट दोनों हाउस मिलकर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर हैज बीन कन्फर्ड ऑन राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सी स्पेशल पावर है? ऑप्शन बी, कि ये रेजोल्यूशन पास करवा सकती है 2/3 बहुमत से, जो कि पार्लियामेंट को पावर देगा कि हाँ, पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट में से किसी भी एक स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकता है। स्पेशल पावर राज्यसभा की है, आर्टिकल 249 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन एनी मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट? आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 पावर देता है पार्लियामेंट को कि हाँ, वो भी स्टेट लिस्ट के अंदर कोई भी सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33, द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर्स इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किस चीज़ के अंदर एक्सक्लूसिव पावर्स है राज्यसभा की? एक्सक्लूसिव पावर है टू रिकमेंड क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। अगर कुछ देखो, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जैसे IPS है, IAS है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज है। अगर हम IPS बन जाते हैं, IAS बन जाते हैं तो हम पूरे देश में कहीं पे भी भेजे जा सकते हैं, ऑल इंडिया की सर्विस है। तो ऐसे ही कोई और नई सर्विस बनानी है, जैसे कोई ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनानी है जिसमें जज कहीं से भी सेलेक्ट होकर कहीं पे भी जा सकते हैं, तो इस तरीके की कोई सर्विस बनानी है, वो आर्टिकल 312 में पड़ती है। और राज्यसभा रिकमेंड कर सकता है या राज्यसभा रिक्वेस्ट कर सकता है पार्लियामेंट से या केंद्र से कि प्लीज़ आप एक लॉ लेके आइए
और एक नई सर्विस बनाइए जिससे इस तरीके की सर्विस हो जिसमें जो लोग रिक्रूट होंगे वो किसी भी जगह जाके काम कर सकते हैं पूरे देश में। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है इनमें से क्या एक्सक्लूसिव पावर है काउंसिल ऑफ स्टेट की। तो ऑप्शन ए क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। जैसे मैंने बताया कि ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होता है। ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं आर्टिकल 312 में, और ये जब भी बनाई जा सकती हैं जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से ज़्यादा बहुमत से एक रेजोल्यूशन या फिर रिक्वेस्ट पास करेगा और जो कि पार्लियामेंट को बोलेगी कि प्लीज़ आप एक इस तरीके की ऑल इंडिया सर्विसेज बना दीजिए। 35 राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन। राज्यसभा और लोकसभा किस के अंदर समानता की पावर रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होता है तो दोनों के अंदर से या फिर दोनों हाउसेस के अंदर से सेम 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ता है, तो दोनों यहाँ इक्वल है। 36 व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन राज्यसभा। अगर गवर्नमेंट अच्छे से अपनी बिल्स को या अपने किसी रिक्वेस्ट को या रेजोल्यूशन को पास नहीं करवा पाती है राज्यसभा के अंदर तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन दे देगा। नहीं, प्राइम मिनिस्टर जब रिज़ाइन देगा जब प्राइम मिनिस्टर कोई प्रपोजल रखें या फिर सरकार कोई प्रपोजल रखे और लोकसभा के अंदर वो पास ना हो पाए, दैट मीन्स लोकसभा भरोसा नहीं करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन देना पड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन राज्यसभा के प्रति वो उत्तरदायी नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और द गवर्नमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा। तो राज्यसभा अगर पास भी नहीं करेगा कोई बिल तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 37 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 14 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करता है। 4th शेड्यूल में क्या है, बेसिकली एलोकेशन ऑफ सीट्स हैं कि कौन से राज्य की कितनी सीट होनी चाहिए राज्यसभा में। यूपी की 31 होनी चाहिए, दिल्ली की 3 होनी चाहिए, इस तरीके से एलोकेशन है। इट एलोकेट सीट्स इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। 38 इनमें से कौन सा पेयर ऑफ स्टेट है जिसकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। तो अभी तो कोई भी नहीं है, मतलब इनमें से, क्योंकि 2014 के बाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना डिवाइड हो गया था, तो आंध्र प्रदेश का क्वेश्चन आया हुआ है। 39 छोड़ देते हैं, 40 पर आते हैं। तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है सीट्स। तो मध्य प्रदेश में 16 सीट थी जब मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था छत्तीसगढ़, लेकिन अब 5 छत्तीसगढ़ में आ गई हैं और 11 एमपी में रह गई हैं। दैट मीन्स मध्य प्रदेश का डिवाइडेशन हो गया था, एमपी अलग हो गया था और छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। यूनाइटेड एमपी के अंदर कितनी सीट्स थी, 16, बाद में कितनी हो गई, 11 एमपी में रह गई, 5 छत्तीसगढ़ जो नया बन गया था उसमें आ गई। 41 वाला कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। देखो इसमें सीट्स और जो स्टेट्स हैं वो मैच इसलिए नहीं होंगी क्योंकि झारखंड नया बन गया था, उसके बाद में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकल गया था, छत्तीसगढ़ अलग निकल गया था। तो हम ना जो इन क्वेश्चंस के अंदर नोट्स दे रखे हैं उसको देख लेंगे। जैसे हमने अभी 40 वाले क्वेश्चन में देखा था नोट्स में कि एमपी के पास 11 हैं, छत्तीसगढ़ के पास 5 हैं, तो बस हम आंसर्स देखते हुए चलेंगे। सिमिलरली हम 42 वाले पे आ जाते हैं, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। झारखंड के पास 6 हैं, उत्तराखंड के पास 3 हैं, छत्तीसगढ़ के पास 5 हैं, पंजाब के पास 7 हैं, यूपी के पास 31 है, ये याद रखना। राजस्थान के पास 10 सीट्स हैं। 43 वाला डायरेक्ट आंसर देखो, राजस्थान 10 सीट्स है राज्यसभा के अंदर, गुजरात 11, कर्नाटका 12, पंजाब 7। ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ इंपॉर्टेंट है, ये रटना पड़ेगा। राजस्थान के पास 10 हैं, गुजरात के पास में 11 हैं, तो राजस्थान के नीचे ही है गुजरात, तो राजस्थान के पास 10, गुजरात के पास 11। छत्तीसगढ़ हमने याद कर लिया 5, मध्य प्रदेश हमने याद कर लिया 11, तो गुजरात और एमपी की सेम है 11-11, कर्नाटका 12 है, पंजाब 7 है। 44 वाले का अगर हम आंसर देखें तो गुजरात 11, कर्नाटका 12, केरला 9, उड़ीसा 10। उड़ीसा और राजस्थान की सेम है, 10-10 है। यूपी के अंदर 31 है। आंध्र प्रदेश के अंदर कितनी है, आंध्र प्रदेश के अंदर 11 हैं, तेलंगाना के अंदर 7 हैं, पंजाब के अंदर भी 7 हैं। 45 का अगर हम
नोट्स देखें तो। 47 देखते हैं। द यूनियन टेरिटरीज गेट रिप्रेजेंटेशन इन। यूनियन टेरिटरीज को किस किस में रिप्रेजेंटेशन मिलता है? लोकसभा के अंदर तो मिलता ही मिलता है। याद करिए, हमने आज पढ़ा था 543 सीट्स में से 20 सीट्स किसके पास हैं? यूनियन टेरिटरीज के पास हैं। और राज्यसभा के अंदर भी हमने अभी देखा था कि पौंडीचेरी की भी 1 सीट है, दिल्ली की 3 सीट है, जम्मू एंड कश्मीर की 4 सीट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द हाउस। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन हाउस के मेंबर नहीं होते राज्यसभा में। गलत। चेयरमैन मेंबर नहीं होता, लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन उन्हीं में से चुना जाता है, राज्यसभा के मेंबर्स में से। दूसरा, while the nominated members of both houses of the parliament have no voting rights in the presidential election, they have right to vote in the election of vice president. नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के, वो वोट नहीं डाल सकते प्रेसिडेंट के चुनाव में, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। हाँ, करेक्ट, डाल सकते हैं। 49 द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इज appointed by president, elected by parliament. Vice president is ex officio chairman. Vice president is ex officio chairman. Ex officio chairman का मतलब बता ही चुका था। 50 वाला, in which house the presiding officer is not a member of that house? राज्यसभा। 51 सेम है। 52 सेम है। 53 सेम है। 54 भी सेम है। 55 प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होगा? जगदीप धनखड़ होंगे, जो कि 14th वाइस प्रेसिडेंट है। 56 वाला, कौन से साल में राज्यसभा बनाई गई थी? राज्यसभा बनाई गई थी 1952 के अंदर। 1952 के अंदर ही पहला इलेक्शन हुआ था इंडिया का। 57, इनमें से कौन पार्टिसिपेट कर सकता है लोकसभा के अंदर डिस्कशन में और राज्यसभा का मेंबर होते हुए? तो लोकसभा के अंदर भी आ सकता है लीडर ऑफ द राज्यसभा या फिर लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। देखो, दोनों हाउसेस होते हैं, दोनों हाउसेस के अंदर जो बड़ी पार्टी होती है, बड़ी पार्टी के मेन लीडर को बोलते हैं लीडर ऑफ द हाउस। लोकसभा के अंदर कौन है? अभी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और लोकसभा के अंदर उनका नेता है नरेंद्र मोदी। राज्यसभा के अंदर अगर आते हैं तो राज्यसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी और उनका नेता है, क्या कहते हैं, जेपी नड्डा। तो जो सबसे बड़ा दल होता है या सबसे बड़ी पार्टी होती है उस हाउस में, वो चुनती है कि हाँ, हम हमारे हाउस को ये रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये है लीडर ऑफ द हाउस। तो राज्यसभा के अंदर जो लीडर ऑफ द हाउस होगा वो लोकसभा के अंदर जाके भी स्पीच दे सकता है। सिमिलरली लोकसभा का लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में जाके स्पीच दे सकता है, आपस में इधर उधर स्पीच दे सकता है। तो आई होप ये कंप्लीट हो गया होगा पार्लियामेंट का सेकेंड वाला सेशन। ओके।